पिछले कुछ दिनों में दुनिया के कई बड़े उद्योगपति अपनी प्राइवेट स्पेस कंपनियों के जरिए आम लोगों को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और आगे भी भेजेंगे। ये देखकर भारत के लोग अक्सर ये सोचते होंगे, आप सब भी सोचते होंगे कि क्या कभी आप भी टिकट खरीदकर ऐसे ही अंतरिक्ष में छुट्टियां मना पाएंगे। भारत में ऐसा करने की क्षमता सिर्फ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के पास है, जो कि एक सरकारी संस्था है। लेकिन इसरो जो सरकारी संस्था है, उसका काम है भारत के उन अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देना जिनकी फंडिंग भारत सरकार से होती है या फिर जो विदेशी क्लाइंट्स उनके पास आते हैं। लेकिन अब भारत ने इस दिशा में एक बहुत बड़ी पहल की है, नई पहल की है, और अब भारत की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में ये नए अवसर ढूंढ पाएंगी और वो भी अंतरिक्ष में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अंजाम तक पहुंचा पाएंगी। अक्सर कहा जाता है कि देश में भी जो भी सुधार होते हैं वो जमीन पर दिखाई देने चाहिए, लेकिन ये भारत की स्पेस पॉलिसी में हुआ एक ऐसा सुधार है जिसका असर आपको जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में दिखेगा और अंतरिक्ष में दिखाई देगा, और वो भी बहुत जल्द। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च कर दिया। एक नई चीज है जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसके बाद अब भारत की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी इस स्पेस रेस में शामिल हो जाएंगी। इसरो कम खर्च में अंतरिक्ष अभियानों को पूरा करने के मामले में पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब इसरो और ये प्राइवेट कंपनियां मिलकर भारत को अंतरिक्ष की एक सुपर पावर बनाने की कोशिश करेंगी। शुरुआत 8 प्राइवेट कंपनियों के साथ की गई है, जिनके नाम आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन 8 कंपनियों को पहले मौका दिया जाएगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लॉन्च करने के पीछे 4 बड़े मकसद हैं। पहला, अंतरिक्ष में प्राइवेट सेक्टर को नई खोज करने के लिए प्रेरित करना, यानी अब अंतरिक्ष में अगर कोई खोज करनी है तो ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, प्राइवेट कंपनियां भी कर सकती हैं। दूसरा, सरकार की मदद से प्राइवेट कंपनियों को अंतरिक्ष उद्योग में नए नए मौके देना। तीसरा, भारत के अंतरिक्ष उद्योग को आगे बढ़ाने में सक्षम लोगों को अवसर देना, मौका देना। और चौथा, ये सुनिश्चित करना कि अंतरिक्ष का प्रयोग, अंतरिक्ष का इस्तेमाल सबके भले के लिए यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। तो अब तक इस पूरे अंतरिक्ष पर सरकार का कब्जा हुआ करता था और इस अंतरिक्ष में कोई प्राइवेट कंपनी जा नहीं सकती थी। लेकिन धीरे धीरे अब आप समझिए कि कैसे ये सरकार प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण आप देख चुके हैं कि अभी एयर इंडिया को एक प्राइवेट कंपनी को बेच दिया गया है। इसी तरह और भी बहुत सारे नए नए क्षेत्र ऐसे हैं जहां अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा। अब ये समझिए कि अंतरिक्ष में ये प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगी। ये इसरो के लिए नए रॉकेट बना पाएंगी, अपने खुद के सैटेलाइट्स विकसित कर पाएंगी, यानी अब आप भारत के प्राइवेट सैटेलाइट्स भी देख पाएंगे, और इसरो के संसाधनों का ही इस्तेमाल करके अपने रॉकेट्स, स्पेस शटल्स और अपने सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ये कंपनियां भेज पाएंगी। और इसकी शुरुआत सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए हो चुकी है। भारत की एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी के जरिए अंतरिक्ष में 648 सैटेलाइट्स भेजेगी, और ये सैटेलाइट्स इसरो के GSLV रॉकेट के जरिए ऊपर भेजे जाएंगे। ये सैटेलाइट्स भारत के शहरों समेत दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने में सक्षम होंगे, और ये वो क्षेत्र हैं जहां इंटरनेट के लिए केबल बिछाना संभव नहीं है। वहां पर भी अब इनके जरिए इंटरनेट पहुंच जाएगा, यानी आम लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। वो लोग जो आज भी दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। पूरी दुनिया में इस समय अंतरिक्ष उद्योग 33 लाख करोड़ रुपए का है, और फिलहाल इसमें भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भारत के सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के नियंत्रण में है, यानी एक तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन इसके बावजूद अंतरिक्ष में भारत के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं।
अब आप सोचिए कि अगर इसमें प्राइवेट कंपनियां भी आ गईं तो यह रिकॉर्ड और कितना बेहतर हो जाएगा। यह बात आज आपको आंकड़ों के जरिए समझ में आएगी। इसरो ने अपना मंगलयान सिर्फ 555 करोड़ रुपए में मंगल ग्रह की कक्षा तक भेज दिया था, जबकि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यही काम 5000 करोड़ रुपए में किया था। यूरोपियन यूनियन ने इसके लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए थे और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने में जापान ने भी 1400 करोड़ रुपए लगाए और रशिया ने भी 800 करोड़ रुपए खर्च किए। यानी इन सब ने भारत से कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया इसी काम के लिए। चंद्रयान मिशन को इसरो ने सिर्फ 855 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया था, जबकि हॉलीवुड में स्पेस पर जो फिल्में बनती हैं, आपने कई बार देखा होगा, उनका खर्च भी इसके मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनाने में 1300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि ऐसी ही एक और स्पेस फिल्म इंटरस्टेलर का निर्माण 1200 करोड़ रुपए में हुआ था। यानी कम लागत में मिशन भेजने के मामले में इसरो पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और आज यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की लॉन्चिंग के मौके पर भी कही। आज जब इंफॉर्मेशन एज से हम स्पेस एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इस एफिशिएंसी की ब्रांड वैल्यू को हमें और सशक्त करना है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस हो या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी को हमें निरंतर प्रमोट करना है। अपनी ताकत से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ग्लोबल स्पेस सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी का बढ़ना तय है। अब हमें स्पेस कंपोनेंट्स के सप्लायर से आगे बढ़कर एंड टू एंड स्पेस सिस्टम की सप्लाई चेन का हिस्सा बनना है। भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है उसकी भी बड़ी संघर्षपूर्ण कहानी है। आप ऐसे समझिए जैसे कई बार आप लोगों के बारे में कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने बहुत गरीबी से शुरुआत की और आज वो बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। हमारे जो इसरो की शुरुआत है वो भी ऐसे ही हुई थी। भारत की अंतरिक्ष यात्रा असल में साइकिल पर शुरू हुई थी। वर्ष 1963 में केरल के थुम्बा में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था और तब रॉकेट को एक साइकिल से लॉन्च पैड तक ले जाया गया था और उसे थुम्बा के एक चर्च से लॉन्च किया गया था। उस जमाने की पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां से शुरू हुई थी भारत की अंतरिक्ष यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही देश के पहले स्पेस मिशन के लिए केरल के थुम्बा को चुना था और उसकी वजह यह थी कि विक्रम साराभाई इस मिशन में कोई भी गड़बड़ी या कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक ऐसे स्थान की तलाश की जो रॉकेट लॉन्च के लिए बिल्कुल सही हो और बहुत सुरक्षित भी हो। थुम्बा में ईसाई मछुआरों का एक गांव था और वहां नारियल के पेड़ों के बीच एक चर्च था जो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित था। इस काम में चर्च के पादरी ने बहुत मदद की और इस दौरान डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रविवार के दिन यानी संडे के दिन सभी गांव वालों को बुलाया और उन्हें बताया कि वो भारत के अंतरिक्ष वाले सपने को पूरा करना चाहते हैं और इस काम में देश को इन गांव वालों की भी जरूरत है। चर्च के पादरी और गांव के लोगों ने एक स्वर में चर्च को इन वैज्ञानिकों को सौंप दिया और भारत के वैज्ञानिकों के पास उस समय सिर्फ एक कार थी जो हमेशा व्यस्त रहती थी, क्योंकि गाड़ी एक है और काम अनेक थे। इसलिए 21 नवंबर 1963 को रॉकेट के अलग अलग हिस्सों को एक साइकिल पर लाद कर ले जाया गया और इसी तरह भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई। यह रॉकेट भारत ने अमेरिका से खरीदा था, लेकिन 4 वर्ष बाद 1967 में भारत ने अपना खुद का रॉकेट बना लिया और उसे भी थुम्बा से ही लॉन्च किया। वर्ष 1975 में भारत ने अपना खुद का सैटेलाइट बनाया और देश के पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया आर्यभट्ट। इसे एक रशिया के रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया और उस समय भी हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी थी। लेकिन आर्यभट्ट सैटेलाइट की लॉन्चिंग के दौरान बेंगलुरु के, उस समय तो इसको बेंगलोर कहा जाता था, बेंगलोर के एक शौचालय को डेटा सेंटर में बदला गया। सोचिए, ऐसी ऐसी कहानियां शायद आपको पता भी नहीं होगी। एक शौचालय को डेटा सेंटर में बदल दिया गया। वर्ष 1981 में भारत अपना पहला संचार उपग्रह लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था। पेलोड तैयार था, लेकिन चुनौती थी मेटल फ्री व्हीकल यानी धातु मुक्त वाहन कैसे खोजा जाए, क्योंकि पेलोड को ले जाने के लिए एक ऐसे ही वाहन की जरूरत होती है जो मेटल फ्री हो।
वैज्ञानिकों के सामने अब सवाल यह था कि मेटल फ्री व्हीकल क्या हो सकता है। साइकिल में भी मेटल होता है, धातु होती है। गाड़ी, कार या जीप में भी धातु लगी होती है, मेटल लगा होता है। अब यहां पर भारत की जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिर से काम आई। वैज्ञानिकों ने इस पेलोड को ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी को चुना और बैलगाड़ी पर यह पेलोड ले जाया गया। तस्वीर आपके सामने है, देखिए कैसे कैसे हमने मुश्किलों में अपने इस अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम को जारी रखा। तो भारत ने शुरुआत तो यहां से की थी, लेकिन जिस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है, हम जो फिल्मों में नायक होते हैं उन्हें तो हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं नाम के साथ। उनके परिवार में कोई समस्या आ जाती है तो पूरा देश परेशान हो जाता है। हमारे देश में जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें भी हम सुपरस्टार की तरह मानते हैं। लेकिन आपको शायद अपने देश के महान वैज्ञानिकों के बारे में पता नहीं होगा। इस समय इसरो में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनके नाम आपको पता नहीं होंगे। हमारे जो बड़े बड़े अंतरिक्ष मिशंस कामयाब रहे हैं उनके पीछे किन वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत थी, वो शायद आपको अभी उनके नाम नहीं पता होंगे। और उन्हें शायद आप वैसे अपना नायक भी नहीं मानते जैसा कि आप फिल्म स्टार्स को मानते हैं। इसलिए आज आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसरो के जो वैज्ञानिक हैं ये असली नायक हैं और आपको इनके बारे में ज्यादा जानना चाहिए। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत, ये जो नया भारत है, ये अंतरिक्ष के मामले में भी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक सुपर पावर बन जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.